हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं कि एसएससी की तैयारी कैसे करें। तो काफ़ी बच्चे बिगिनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कैसे हमें क्या करना है, कौन सी तैयारी कैसे करनी है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। और मैंने 3 तरह से सिलेक्शन कैसे लिया है उस सारी चीज़ों का अनुभव मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे बारे में आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम ऋषभ है और मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं एसएससी की फील्ड में पढ़ाते हुए। ठीक है, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा रखा है और ऑफलाइन भी पढ़ा रखा है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम मैंने निकाल रखे हैं जो कि मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिए हैं। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस वगैरह मैंने निकाल रखे हैं और स्कोर मेरा इस तरीके से कुछ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाकी जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने ही चैनल पे, तो वहाँ जाके क्या देख सकते हैं, मेरे स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। तो भैया आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्लियर एसएससी एग्जाम। मतलब एसएससी एग्जाम क्या है, कैसे क्लियर करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब हमें माइंडसेट क्या रखना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि एसएससी एग्जाम क्या है, व्हाट इज एसएससी एग्जाम, तो आप कहेंगे गुरुजी एसएससी एग्जाम जो है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयों की भर्ती करती है ना। वो कहाँ से लाती है, मतलब कौन सी पोस्ट लाती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। जितने भी आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर हुए, जो भी हैं, 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे। तो लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक, डबल ए को मिलाते हैं तो लेवल 8, जो कि अभी अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है, थोड़े दिनों के लिए एसएससी में वैकेंसी नहीं आएगी। तो आप ये देखो लेवल 4 टू लेवल 7, 4 टू 6, 4 और 5 कैसा होता है, लेवल ग्रुप सी का होता है, और 6 और 7 कौन सा होता है, ग्रुप बी का। तो आप ये कह सकते हो ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती कौन करवाता है, एसएससी एग्जाम्स के थ्रू होती है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी सीजीएल जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है, फिर आप मान लो एसएससी सीपीओ जो कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पुलिस बनाता है, सीएपीएफ वगैरह में सही लगते हैं। ठीक है, एसआई वगैरह, अगर दिल्ली एसआई वगैरह बनना है तो आपको सीपीओ एसआई सीपीओ का पेपर देना पड़ेगा, है ना। ऐसे आता है सीएचएसएल, ये लेवल 2 की जॉबों के लिए है, लेवल 2 और 4 मिलता है इससे। ऐसे एक जीडी होता है, एसएससी जीडी, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, और मेनली जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड लोग रहते हैं वो सीजीएल या सीएचएसएल में रहते हैं। ठीक है, तो हम वही बात आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है एसएससी की जॉबों की, तो भैया एसएससी में जो जॉबें मिलती है ना, वो आपको सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का मौका देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीधे आप भारत सरकार के साथ काम करेंगे, यहाँ पे भारत सरकार के लिए काम करेंगे। तो अब आप ये देखो, और कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपको भारत सरकार में काम करने का मौका यूपीएससी देगा या फिर एसएससी देगा। अगर ग्रुप ए में जाना है तो आपको यूपीएससी से जाना पड़ेगा, और ग्रुप बी और सी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एसएससी के थ्रू काम करने का मौका मिल जाएगा। बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, है ना, जीएसटी, सीबीआई, है ना, और एनआईए, बहुत सारी चीज़ों में काम करने को यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा, ईडी, है ना, सीएजी। और अगर हम बात करें जैसे कि जो और पासपोर्ट वाले में भी काम करने, विदेश मंत्रालय, आपको फॉरेन मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, गृह मंत्रालय, तो आपको मिनिस्ट्रियों में बहुत सारे डिपार्टमेंटों में काम करने का मौका एसएससी के थ्रू ही मिल सकता है। ठीक है, बाकी यूपीएससी के थ्रू तो मिलेगा ही अगर ग्रुप ए में जाना है आपको तो। अच्छा, तो आपको पता है कि भारत में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है ना। कॉम्पिटिटिव नेचर इसमें आप जानते हैं कि एसएससी वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव, है ना, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन सा, एसएससी। एसएससी में लगभग लोग 40 से 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 40 लाख से 50 लाख, है ना। सीएचएसएल सीजीएल, है ना, सीएचएसएल में सबसे ज़्यादा मोस्टली लोग भरते हैं आई थिंक। और एमटीएस, भाई इतना भयानक कंपटीशन है ना इसमें। मतलब अगर आप ये देखो, ऐसे कंपटीशन का सिनोनिम्स है एसएससी। अगर कोई से पूछो क्या कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी, तो मतलब वही यही कहेगा कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि एसएससी जो है ना, बहुत ज़्यादा टफेस्ट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर का है। एसएससी टफ नहीं है, बस इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आप देखोगे वैकेंसी इसमें लगभग एवरेज 10,000 के आसपास रहती हैं, टोटल मिला दें तो 10,000 के आसपास रहती है। लेकिन 22 और 2022 का एग्जाम ऐसा था, 2024 का, इसमें थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा आई थी, इसमें 36,000 के आसपास आई थी, इसमें 18,000। बाकी आप देखो लगभग एवरेज 7,000 8,000 ऐसे ही एवरेज रहता है, तो मैंने एवरेज 10,000 का मान के रख लिया है। ठीक है, तो आपको भारत सरकार में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों पे काम करना, तो आपको एसएससी क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एसएससी के एग्जाम का इंट्रोडक्शन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इस पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो अब जो सीजीएल और सीएचएसएल की अगर हम बात करें, मेनली हम टारगेट फोकस दो ही एग्जामों पे करेंगे, सीएचएसएल और सीजीएल। ठीक है, तो जो अभी होने वाले हैं 2025 वाले, तो आप ये देखो इसमें जो पैटर्न होता है टीयर 1 और टीयर 2, 2 टीयर होते हैं। पहले हालांकि कितने 4 टीयर होते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही टीयर बचे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं। पहले लेटर और ऐसे लिखना पड़ता था टीयर 3 में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छी बात ये हो गई है कि अब सब में क्या है, सिलेबस जो है आने वाला है वो सब में सेम है, लगभग सिलेबस, थोड़े एक दो चैप्टर चेंज हुए हैं, बाकी पैटर्न सेम है। देखो मैथ्स भी आती है, टीयर 2 में रीजनिंग भी आती है, टीयर 3 में इंग्लिश, सेम वही पैटर्न है। ठीक है, बस क्या है, क्वेश्चनों का अंतर है, जो कि अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अच्छा, टीयर 2 में ही आपको क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, जिसको स्किल टेस्ट भी बोलते हैं। अच्छा, कंप्यूटर का भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, पूरा डिस्कस कर लेते हैं, रिव्यू क्या है। अगर हम टीयर 1 की बात करें, टीयर 1, तो जैसा कि आपको पता है
मैथ्स होती है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है और जीएस होती है। अच्छा, टीयर 1 में अगर हम ध्यान से देखें तो 25-25-25 क्वेश्चन होते हैं। 25, 25, 25 और 25 ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीयर 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है बस। क्वालिफाई कर लिया फिर आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, टीयर 2 के लिए। तो आप टीयर 2 दे पाएंगे, जो कि ये फाइनल एग्जाम है ना। टीयर 2 कैसा एग्जाम है, फाइनल। इससे ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन। तो आपका मेन फोकस जो है वो टीयर 2 पे होना चाहिए। लेकिन टीयर 1 का भी हालांकि सेम पैटर्न है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, मार्क्स से कर लिखते हैं 50 मार्क्स के, यहाँ भी 50 मार्क्स के, यहाँ भी, ये भी रीजनिंग 50 मार्क्स की और जीएस भी 50 मार्क्स की। तो टोटल ये होता है 200 का। अच्छा, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ ये बहुत ज़्यादा जा रही है, 153 नंबर, 100 मतलब 150 से प्लस ही जा रही है 2-3 साल से, है ना। 150 प्लस ही रह रही है कट ऑफ। हालांकि ये नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मलाइज। बाकी जब आप धीरे धीरे हैबिचुअल होंगे, मैं अभी सभी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझिए कि अगर 50 की मैथ आ रही है, 50 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और लगभग आपको 150 प्लस मार्क्स लाने हैं, ठीक है। इतनी आपको तैयारी इस तरीके से करनी है। अच्छा, मैथ्स अब हम बात करते हैं टीयर 2। टीयर 2 में क्या होते हैं, 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन। ये होता है सेक्शन 1, सेक्शन 1, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 भी होता है, सेक्शन 2। इसमें थोड़ा सा क्या है, पैटर्न बदल जाता है, इंग्लिश और जीएस। जबकि हमारा क्या होता है, इसमें टीयर 1 में देखा जाए तो पूरा 1 घंटा मिलता है। ये 1 घंटा मिलता है, ये 25 सवालों को 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है, 1 घंटा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें अगर हम टीयर 2 की बात करें तो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का, है ना। इससे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर दिया जाता है 15 मिनट का। तो 2 घंटे 15 मिनट का इसमें एग्जाम है, मीन्स जिसको फाइनल एग्जाम बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो 30 होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी कितने होते हैं, 30, और ये होता है 90 मार्क्स का। ये भी कितने का, 90 मार्क्स का। यहाँ पे टीयर 1 में देखें तो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ओनली। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स, इधर पे 2 मार्क्स का होता है तो 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अच्छा, यहीं पे टीयर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप तुक्के नहीं लगा सकते ज़्यादा, है ना। यहाँ पे अगर 3 आपके क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा आपका, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं। अच्छा, इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं 45 और जीएस के यहाँ भी 25 ही रहते हैं। ये सेक्शन 1 के लिए कितना समय मिलता है, 1 घंटे का, और सेक्शन 2 के लिए कितना समय मिलता है, ये भी 1 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आधा घंटे मैथ करनी है, आधा घंटे में रीजनिंग, नहीं, आपको टोटल 1 घंटे का समय दिया जा रहा है और 60 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। 90 मार्क्स के हैं, तो आप ये देखो ये टोटल कितने का हो जाता है, 180 मार्क्स का। तो आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना रहता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 45 के 135 और 25 के 75, तो ये कितने का हो जाता है, 210। तो आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो 180 और 210, इनको आप ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 390। फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 390 में से आएगी। फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 390 में से आएगी। 390 में आपको स्कोर करना है। प्री में आपने कितना स्कोर किया इस बात से कोई मतलब नहीं। किसी बच्चे ने मान लो 85 कर दिया और किसी बच्चे ने 160 किया और कट ऑफ गई 155, तो दोनों ही बच्चे सेम लेवल पे आ गए, है ना। इसका कोई डिफरेंस नहीं। दोनों को क्या मौका मिलेगा, दोनों को मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 180 मार्क्स का, सेक्शन 2 210 मार्क्स का, तो 390 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जाती है ना। इस बार जो मिनिमम कट ऑफ गई है आई थिंक वो 340 के आसपास गई है ना, 340। 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ, टीएवीए की, तो 340 के आसपास कट ऑफ, 343 के आसपास गई है ना, इतनी गई है। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन का लेवल किस हद तक है। अच्छा, इसमें ही सेक्शन 2 में, इसके सेक्शन 2 दे दिया आपने इंग्लिश और जीएस वाला। फिर आपका कंप्यूटर का सेक्शन आता है, कंप्यूटर, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। अच्छा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है इसको ओनली, है ना, 60 मार्क्स का है। तो इसकी जो कट ऑफ जाती है लगभग मिनिमम 18 मार्क्स जाती है, और सीपीटी वाली पोस्टों के लिए 27 मार्क्स। बाकी कैटेगरी वाइज डिवीजन भी रहता है अलग अलग, के SC ST OBC कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है ना। और कंप्यूटर होने के बाद आपका क्या होता है, टाइपिंग। तो ये इस तरह के पैटर्न है यहाँ पे। बस इतनी चीज़ आपको समझनी है कि टीयर 1 टीयर 2 में 2 सेक्शन, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 है 180 मार्क्स का, सेक्शन 2 है 210 मार्क्स का। तो टोटल हो गए 390 मार्क्स। इसमें से आपको 390 में से आपको स्कोर करना है ताकि आपको क्या मिल सके, जॉब मिल सके। जॉब के लिए आपको 390 में से स्कोर करना है। प्री के स्कोर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर आपका थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट का ब्रेक के बाद आपको कंप्यूटर का एग्जाम करना होगा, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे। अब ब्रेक होता है कि नहीं इतना मुझे याद नहीं, वो फटाफट हो ही जाता है। आई थिंक कंप्यूटर में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो सीधे कंप्यूटर आप दे दो, 2 घंटे 15 मिनट बाद सीधे आप निकलेंगे मेंस देके। आपका जो फ्यूचर है वो 2.25 घंटे में डिसाइड हो जाएगा कि आपका क्या होने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। इसमें भी अच्छा, इसमें भी क्या होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है कंप्यूटर में भी। तो कंप्यूटर में भी आपको ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने, और इसमें पास होना कंपलसरी है।
इसकी अगर कंप्यूटर में आप पास नहीं हुए तो आपके ये टीयर 2 की कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो इतना है, इतना अगर आप समझ गए हो फिर मैं आगे चलता हूँ, धीरे धीरे वन बाई वन चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि हाँ गुरुजी टीयर 1 टीयर 2 हम समझ गए हैं कि टीयर 1 में क्या होता है, टीयर 2 में क्या होता है। सेक्शन 1 हम समझ गए, मैथ्स और रीजनिंग आती है 90 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 में 45 इंग्लिश के होते हैं, 25 जीएस के होते हैं। अच्छा सेम पैटर्न CHSL CGL दोनों का सेम ही है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये 210 मार्क्स का टोटल 390 में से हमें लानी है, तब जाके हमें जॉब मिलेगी। कंप्यूटर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है और टाइपिंग भी क्वालिफाई करना हमको बहुत जरूरी है, जिसमें 27 WPM की स्पीड लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं लगती। थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, कैसे क्या करना है वो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा SSC क्लियर करने के लिए आपको 2-3 बातें कुछ मन में हमेशा याद रखनी है। जनरल स्ट्रेटजी, मतलब आपको जनरल इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली ये बात कि आपको अंडरस्टैंड करना डिटेल सिलेबस, मतलब SSC में क्या क्या पूछा जाता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, लेकिन उन्हें अभी तक डिटेल सिलेबस ही नहीं पता कि SSC में पूछा क्या जाता है ना। तो आपको वो हमेशा पता करना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, या CGL CHSL CPO कुछ भी, या फिर रेलवे कहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी डिटेल सिलेबस आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे क्या है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इस टीचर ने ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये सवाल वो सवाल, उन सब में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप उसका प्रीवियस ईयर देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, कितने समय में वो सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। आपको पढ़ाने को कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा, लेकिन वो एग्जाम में पूछा भी तो जाना चाहिए। अच्छा सबसे बड़ी SSC में जो है वो क्या है, एक्यूरेसी और स्पीड। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो सिलेक्शन नहीं, ये नहीं तो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बड़ी बात इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं, नॉलेज का तो थोड़ा मोड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि है नहीं, नॉलेज तो है ही, लेकिन साथ में आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड वो भी एक्यूरेसी के साथ, जी नहीं कि 1 मिनट में 10 क्वेश्चन करती है लेकिन 10 गलत है, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज तो आपको लेनी है, एक बार पूरा सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको किस पे काम करना है, एक्यूरेसी और स्पीड पे, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो रेगुलर मॉक टेस्ट आप देंगे, तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी, और उससे ही आप जज कर पाएंगे कि हाँ मेरी स्पीड बढ़ रही है, मैं कौन से किस चीज़ में किस चैप्टर के सवाल गलत हो रहे हैं, तो आपको वो पता चलता रहेगा। वो आपको एनालिसिस बहुत करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मॉक कितने भी दे लो, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो आपको एनालिसिस जरूर करना ही करना है 100%। मॉक्स एक कम दे लो, हफ्ते में अगर 3-4 मॉक्स जो बच्चे देते हैं वो एक कम दे लो, लेकिन एनालिसिस बहुत तगड़ा करो, ठीक है। कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन प्रिपरेशन, आपको कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि आपने 6 मंथ तैयारी की फिर बोले नहीं यार SSC में नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, तो फिर आप SSC भूल जाओ। SSC आपके लिए नहीं बना है। SSC में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन चाहिए भाई, डिसिप्लिन आप इसके बिना तो कुछ है ही नहीं SSC में। अब आपको पता है कि अब ऐसा तो है नहीं तुम पढ़े जा रहे हो नॉलेज लेते जा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई, आपको काम करना पड़ेगा एक्यूरेसी और स्पीड पे, जल्दी जल्दी सवाल लगाना है, वो भी सही सही। तो वो चीज़ आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही रहेगी कि भाई प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तब जाकर रिजल्ट मिलेगा, समझ रहे हो। तो सब प्रैक्टिस, SSC में टोटल प्रैक्टिस का गेम है। अच्छा मैथ की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथ्स में, तो आप ही देखो अर्थमेटिक, आपको पता है एक अर्थमेटिक होता है मैथ्स में और एक होता है एडवांस, है ना। अर्थमेटिक और एडवांस तो दोनों ही आपके SSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको क्या है, सारे फॉर्मूले तो पता होने ही चाहिए, उसके साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए कि ताकि जो बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारा टाइम सेव करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, टीयर 2 की सेक्शन 1 जिसमें 90 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग है, तो आप ही देखो टोटल कितने 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन और 60 मिनट भी तो होते हैं। तो अब आप ये देखो 1 मिनट में आपको एक सवाल सॉल्व करना है, 1 मिनट 1 क्वेश्चन। अच्छा इतने कभी कभी बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे तो आपको उनको पढ़ना भी है, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ना है। तो आप ये देखो कि आसान नहीं है चीज़ें, 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़ना, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर देना। तो टाइम सेविंग करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, शॉर्ट तरीके आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। और आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करने के बाद या तो चैप्टर वाइज या मिक्स्ड आपको 50-100 क्वेश्चन तो डेली प्रैक्टिस करना ही है। मतलब आपके पेन के नीचे से 50-100 क्वेश्चन पर डे निकलने चाहिए, पेन और कॉपी आपकी घिस जानी चाहिए एकदम, समझ रहे हो, पेन और कॉपी को एकदम घिस दो, 50-100 क्वेश्चन डेली मैथ्स लगानी है। और आपको सबसे पहली है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे मैंने देखे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हैं, मान लो 2 क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक उन्होंने सीख ली और उसमें एक नया टाइप SSC ने बना दिया, नया टाइप। तो आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की कि हाँ कोई भी सवाल आप एक्स से पकड़ के कर सकते हो, एक्स से आप हर सवाल करना जानते हो तभी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। अगर आप एक्स से करना नहीं जानते हो कोई सवाल तो शॉर्ट ट्रिक कोई काम नहीं आने वाली। देखो वही पॉइंट आ गया, फोकस ऑन स्पीड एंड 90% एक्यूरेसी, 90% प्लस एक्यूरेसी। आप ये समझो जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपके 9 सही होने चाहिए, एक हो सकता है गलत हो जाए। तो ये 90% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर ये नहीं है तो फिर SSC में सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत जल्दी मतलब सवाल लगा देना है स्पीड के साथ। और वो सब कैसे हो पाएगा, वो ऐसे हो पाएगा कि हम 50-100 क्वेश्चन पर डे डेली अपने पेन के नीचे से गुजारेंगे, है ना। उनके कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो शॉर्ट ट्रिक से लगा के उनका टाइम सेव कर लेंगे, और जो फिर बड़े क्वेश्चन होंगे उनमें हम ये टाइम जो सेव है वो उसमें टाइम दे पाएंगे, है ना। तो ऐसे हमको स्पीड बढ़ानी है और 90% एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करते हुए चलना, तभी जाके SSC में सिलेक्शन हो पाएगा।
अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में मैथ्स का जो सिलेबस है तो वो लगभग लगभग सेम ही है। अर्थमेटिक इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। एडवांस इसमें भी आती है और इसमें भी आती है। एडवांस में वही है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सब चीज़ें एडवांस में होती हैं, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप ये देखो अर्थमेटिक में आपका क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये आपकी अर्थमेटिक में होती हैं। ये सेम सिलेबस टीयर 2 में भी है, ये इसमें भी है, बस टीयर 2 में अलग क्या है, एक प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है, प्रोबेबिलिटी, और इसमें एक स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाती है। बस ये दो आपको चैप्टर अलग से पढ़ने रहते हैं, बाकी सबका सेम सिलेबस होता है। डीआई इधर पे भी पूछा जा सकता है, इधर पे भी मेंस में, हालांकि 2024 मेंस में डीआई तो नहीं आया था, है ना। तो आप ये देखो डीआई प्री में आ जाता है, प्री में आ जाते हैं 3-4 क्वेश्चन। तो आपको देखना है कि बस एक बार आपको अच्छे से पूरी तैयारी कर लेनी है मैथ्स की, अर्थमेटिक एडवांस, वही आपकी टीयर 1 में काम आने वाली है, वही टीयर 2 में। और बस टीयर 2 के लिए हमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अच्छे खासे 1-2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आते हैं और 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक्स के आते हैं। अब ये देखो 30 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन तो हमारे यही हो गए, तो अब ये देखो काफ़ी अच्छा वेटेज हो रहा है ना। तो आपको ये तैयार करने, बाकी इतनी सिंपल सी बात है। बाकी मैथ्स की जो डिटेल स्ट्रेटजी है ना, मैथ्स की डिटेल, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। मैथ्स की डिटेल क्या कहते हैं, मैथ्स की डिटेल वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, है ना, जिसमें क्या कहते हैं हम आपकी मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी आपको बता देंगे कि एडवांस कहाँ से करना है, अर्थमेटिक कहाँ से कंप्लीट करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, कौन से फॉर्मूले कैसे रिवाइज करने हैं, क्या मैथ्स की स्पेशल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि हमारे प्री में 50 में 50 जैसे कि मेरे आते हैं, देखो ये लिखा है, और मेंस में 90 में 90 जैसे कि मेरे आते हैं, तो वो आपके भी आ सकें। तो इतनी सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। तो मतलब ये जो मैं अभी आपको क्या है ओवरव्यू दे रहा हूँ सारी चीज़ों का, तो आप एक बार इसका पहले एक प्रोटोटाइप बना लो कि हाँ किस तरह की तैयारी कैसे करनी है। बाकी स्ट्रेटजी मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको एक सेपरेट वीडियो में बना के दे दूंगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में से कोडिंग डिकोडिंग होता है, पजल्स आने लगे हैं अब तो मेंस में, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। तो आपको क्विक पैटर्न वाले रिकॉग्निशन आंखों से बहुत तेज हो जाना, क्योंकि पैटर्न कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एनालॉजी के क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको इस चैनल पे करवा भी रहा हूँ एनालॉजी की, जो मतलब कि क्विक पैटर्न वाले सवाल होते हैं, जैसे कि एनालॉजी देखा जाए, सीरीज देखा जाए, है ना, और ऑड वन आउट देखा जाए। तो ये जो सवाल होते हैं ना, ये आपको मिसिंग नंबर हो गया, ये इसमें कोई पैटर्न लग रहा होता है, वो आपको पकड़ना होता है। तो ये पैटर्न वाले सवाल थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कम है तो एग्जाम में नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पर मैं आपके इसके क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ। तो आप चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही लिया है ना। बाकी आप देखो डेली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी, आपको क्या करना है, टाइमर लगा देना। जैसे कि आपको पता है मेंस में 30 क्वेश्चन आने, तो आप कोशिश ऐसी करो कि 30 मिनट में मैथ को निपटा दो, 30 मिनट में रीजनिंग को निपटा दो। तो आप 30 क्वेश्चन रख लो कोई भी, और 30 मिनट का टाइमर लगा के उसको लगाने की कोशिश करो कि भैया 30 मिनट में हमको 30 सवाल कर देने हैं पूरे। तो जब तक एसएससी में आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक एसएससी में थोड़ा सा सिलेक्शन होना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो बाकी आप देखो, अब मेंस में पजल आ रही, तो आपको पजल्स हल्की फुल्की, ये नहीं कि आप बैंकिंग लेवल की लगाने लगे, बैंक लेवल की पजल्स नहीं लगानी है ना, और फोकस नॉन वर्बल पे करना है। तो चलिए देखते हैं कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि आपको पता है 3 तरह की रीजनिंग होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। तो आपको पता है वर्बल में कौन से सवाल आते हैं, वही अपना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, है ना, और ये अपना एनालॉजी, ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, इसको क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। और ऐसी बहुत सारे चैप्टर जो आप रीजनिंग में देखते हैं वो सारे उसमें आते हैं। नॉन वर्बल में क्या आता है, जैसे कि जिसमें सिर्फ फिगर दिए रहते हैं, फिगर, जैसे कि आप देखो वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सवाल पेपर में आते ही, आप कोई भी एग्जाम दे लो, मिरर इमेज, वाटर इमेज। अच्छा, रीजनिंग में अब एसएससी में क्या आने लगा, और नॉन वर्बल की सीरीज आने लगी है, सीरीज मतलब फिगर, एक ऐसे जा रहा, तीर एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो आपको बताना है नेक्स्ट कहाँ जाएगा, है ना। एक ऐसे बॉक्स बना देंगे, उसमें कोई पैटर्न लग रहा होगा, चौथे पे आपको पैटर्न बनाना होगा, जैसे कि ये तीर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे इसमें 4-4 फिगर रखे होंगे, तो आपको बताना अगला फिगर इनमें से कौन सा होगा। तो इस तरह के सवाल भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ऐसे सवाल जो है वो पेपर में गलत होते हैं, और मेंस में काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछे भी जा रहे हैं नॉन वर्बल के सवाल, है ना। एनालिटिकल में क्या आता है, स्टेटमेंट वाले सवाल, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, कोर्स ऑफ एक्शन। और अगर हम ध्यान से देखें, और कौन सा हो गया अपना वो कंप्लीट करने वाला, क्या कहते हैं उसको, देखो पूर्व धारणाएं, निष्कर्ष, कोर्स ऑफ एक्शन। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक वो वाले सवाल आते हैं कथन, वो पूरा करने वाला, कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो ये सवाल भी आपको करने हैं, क्योंकि ये भी एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि ये इसका करेक्ट रीज़न है ना, ये इसका रिजल्ट है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, क्या है, ये सब आपको बताने होते हैं।
तो एनालिटिकल भी अच्छी मात्रा में आपसे पूछी जा रही है, मतलब इसकी भी आपको प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। प्रैक्टिस आपको खूब सारी करनी है, तभी आपका यहाँ पे कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप ये देखो तीनों सेक्शंस मेंस में पूछे जा रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। ठीक है, तो आपको तीनों रीजनिंग पे कमांड होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आपको घबराना नहीं है। इस चैनल पे, ये जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं फुल रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, फुल रीजनिंग। और आपको पता ही होगा कि मेरा रीजनिंग में अच्छा स्कोर रहता तो है ही, और मुझे 5 साल हो गए रीजनिंग और मैथ्स को पढ़ाते हुए। रीजनिंग हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई और मैथ्स में मेरा नेचुरली इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं रीजनिंग के लिए। तो मतलब रीजनिंग का आप ये सोचो, रीजनिंग अगर आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, रीजनिंग के लिए ऋषभ सर बहुत है, रीजनिंग के लिए ऋषभ सर बहुत है। और इनका ये चैनल कंप्यूटर लर्निंग एसएससी जो है वो बहुत है, बस इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको धीरे धीरे सारे चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जनरल स्टडीज़ की बात कर लें तो आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये कभी बदलती नहीं है, ये स्टैटिक ही है। हिस्ट्री जो पहले गांधी का टाइम जो था वो अभी भी है, हड़प्पा सभ्यता जो पहले थी वो अभी भी है। तो ये सब चीज़ें वही हैं जो बिल्कुल बेसिक है, एक बार पढ़ लेनी है आपको, ये कभी चेंज नहीं होती, स्टैटिक है एकदम। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हो, कच्चे 6 से 10 तक की हैं, या तो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो आपको क्या है, उससे पैसे भले ही कम मिले लेकिन आपको फ़ायदा होगा। और जो जीके की लूसेंट है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। लूसेंट तो आपके पास होनी ही चाहिए, मतलब ये तो 100-120 रुपये की किताब है, मोस्टली जो तैयारी करते हैं उनके पास होती ही है। तो आपको क्या करना, इसमें टॉपिक वाइज दिए गए तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, है ना। अभी मैं बताता हूँ धीरे। करंट अफेयर्स कहीं भी कोई चैनल को या कोई मैगजीन कुछ भी फॉलो कर लो, डेली पढ़ते रहो कुछ ना कुछ 10-15 क्वेश्चन, तो उससे क्या है रिवीजन बना रहेगा। और वीकली क्विज़ लगाना है। देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी और साइंस, ये चीज़ें होती हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो आपको तैयार करनी है ना वो पॉलिटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पॉलिटी तैयार करने की होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है वो बहुत इजी भी होती है पॉलिटी, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कुछ आए चाहे ना है, पॉलिटी आपको पूरी रटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो होती है वो ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। ज्योग्राफी भी पढ़ लो एक बार, कहीं भी यूट्यूब से पढ़ लो, है ना। कोई भी टॉपिक चैप्टर पढ़ लो, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो सीधे, है ना, उससे कवर कर सकते हो। और बाकी एक बार कवर होने के बाद आप लूसेंट से रिवाइज करते रहो, बस अच्छा तरीका यही हो सकता है। बाकी और आपके पास एक पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, इसमें सारे एसएससी के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, जिनको आप रिवाइज करते रहो, उनसे भी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उनके आंसर में भी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक्स आपको एक बार जरूर कंप्लीट करनी है, एक बार। अब देश की इकोनॉमी के बारे में भाई जानना तो बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री भी आप क्या करें, इसमें आप हड़प्पा सभ्यता वाला, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो वाला एंशियंट, मॉडर्न और मिडिवल होता है ना, तो एंशियंट में आपको धर्म दोनों याद होने चाहिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना। और वो महाजनपद वाला है वो याद होने चाहिए। तो इन सबसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि मिडाइवल में आपको दिल्ली सल्तनत याद होनी चाहिए पूरी, है ना, दिल्ली सल्तनत जो है। तो आपको ऐसे धीरे धीरे टॉपिक रिवाइज करने, जैसे कि मॉडर्न में आपको पूरा गांधी का याद होना चाहिए, गांधी जी के सवाल आ जाते हैं, है ना। और क्रांति जो है वो सब आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखनी है एक बार। कहीं से भी आप यूट्यूब से या फिर कोई बुक ले लो, बुक से पढ़ लो, अगर बुक से पढ़ाई कर पाते हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बस इतनी सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं कि आपको पता चला यूपीएससी वाला हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने लगे, नहीं, हल्का फुल्का पढ़ना है। आप यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा तो वो डाल के सर्च करो, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, तो आप उससे भी देख सकते हो। अच्छा, साइंस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको बायोलॉजी को देनी है, बायोलॉजी को, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को, फिर उसके बाद फिजिक्स, है ना। तो आप ये देख लो, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री में भी थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और फिजिक्स के भी। तो ऐसे आपको साइंस में प्रायोरिटी देनी है। आपको जीएस में सबसे पहले तो पॉलिटी पूरी रट जानी है ना। ज्योग्राफी थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो। हिस्ट्री में आप इंपॉर्टेंट पढ़ लो, जब सब सिलेबस पूरा हो जाए तब पूरा हिस्ट्री पढ़ने लगो। गंगा नदी, है ना, नदी, मिट्टी, ये सब तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। जितनी भी रिवर्स हैं इनकी सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं, मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है, फसल्स के बारे में पूछ लिया जाता है ना। तो ये सब चीज़ें, और जितनी इसमें क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब चीज़ों से सवाल आ जाते हैं, है ना। और इकोनॉमी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे सवाल आते ही रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जा रहा है, तो उसको तो भाई क्यों नहीं याद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, है ना। हिस्ट्री में जैसे कि ये कोषाध्यक्ष को इनको क्या बोलते थे, है ना, जो सैनिकों का देखभाली करते थे उनको क्या बोलते थे, नौरत्न, महारत्न जो अकबर के थे और उन लोग थे, उनको सबको आपको देखना है, वो सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करनी है ना। पॉलिटी तो आपको पूरी रटनी है, बस मैं इतना बता रहा हूँ आपको। तो ये थी जीएस की थोड़ी सी हल्की फुल्की बातें। बाकी कौन सी बुक क्या है, किससे क्या करना है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में सबको डिटेल सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीज़ें होती हैं। ग्रामर आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी किसी टीचर की मदद से, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वोकैब आपको याद करनी पड़ेगी, और आप ऐसा कर ले कि 25 वर्ड पर डे याद करने की कोशिश करें,
है ना, साइनो एंटो या फिर क्या कहते हैं द हिंदू की बुक है। तो कैसे भी करके आपको इनको कंप्लीट करना है, समझ रहे हो। 25 वर्ड की आप आदत डालेंगे, कॉपी बना लो अच्छी सी, उसमें 25 वर्ड लिखते रहो। मुझे पता है कि सब चीज़ें बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो भैया सिलेक्शन भी नहीं होता है ना। तो आपको करनी पड़ेगी मेहनत, तो भाई करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो, है ना। तो ये वोकैबुलरी की बात हो गई। कॉम्प्रीहेंशन में देखो, अच्छा मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। और स्पॉटिंग एरर की आपको प्रैक्टिस करनी है, पैरा जंबल्स की। रीड इंग्लिश एडिटोरियल्स डेली। आपको या तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेना है जो कि एडिटोरियल्स डेली एक्सप्लेन करवाता हो, या फिर आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें एडिटोरियल द हिंदू का, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के एडिटोरियल आते रहते हैं। और ईडियम फ्रेजेज आपको डेली रिवाइज करना है, ओपन वर्ड भी। तो चलिए देख लेते हैं ग्रामर। ग्रामर की अगर हम बात करें, तो आप सबसे पहले देखो, आपको स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होते हैं, है ना, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये सवाल पूछे जाते हैं। और आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस आने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस, ये सब आने चाहिए। मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं, मॉडल्स आने चाहिए सारे, है ना। कंडीशनल सेंटेंस, और आपको जीर एंड इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये तो सब पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीर एंड इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, तो ये भी पढ़, क्वेश्चन टैग के भी सवाल आते हैं पेपर में। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रामर में कंप्लीट करनी ही पड़ेंगी। और इसके लिए आपको यूट्यूब से या किसी टीचर से आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। यूट्यूब में ऑब्वियसली टीचर पढ़ाते हैं। अच्छा, अगर हम बुकैब की बात करें तो बुकैब के लिए आप बस एक ब्लैक बुक ले लो। ब्लैक बुक आती है, एक ब्लैक बुक। तो बुकैब के लिए इससे बाहर आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाएंगे, ईडियम्स भी मिल जाएंगे, ईडियम्स वन वर्ड, साइनो एंटो भी इसमें रिपीटेड मिल जाएंगे। स्पेलिंग भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेलिंग जो आपको एरर वाली पूछी जाती है कि भैया स्पेलिंग इसमें कौन सी सही है ना। तो बस इतनी चीज़ें होती हैं, वन वर्ड, ईडियम, साइनो एंटो, स्पेलिंग, है ना। इतनी सिंपल सी बात है। और आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप मान के चलो कि ब्लैक बुक ले लेंगे तो उसमें डेली के 50 निपटाने हैं, डेली के 20 निपटाने हैं, तो उसमें कुछ 1000-1200 दिए हैं। तो उसको निपटाने में मुश्किल से आपको 10-20 दिन में पूरा निपट जाएगा, है ना। 20 एक महीना मान लो, एक महीने में आपको ब्लैक बुक खत्म कर देनी। ईडियम्स डेली, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डेली पढ़ने हैं ये। बहुत सारे बच्चे एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और उनको अर्थ समझना है कि जैसे ईडियम हमने नहीं भी पढ़ा है तो पेपर में कैसे सही कर सकते हैं। तो आपको पता है ईडियम जो होते हैं ना, उनका लिटरली मीनिंग नहीं होता है, उनका कोई एक सेंस होता है ना। सेंस के आधार पर ऑप्शन मानने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो हमने बहुत सारी ईडियम पढ़ ली लेकिन वो नहीं आया, तो कुछ मान लो एक अलग सा ईडियम्स आ गया तो हमने उसको सेंस से कर दिया। तो आप जब ईडियम्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता हो जाएगा कि जो उसमें लिखा होता है वो तो बिल्कुल मीनिंग नहीं होता। जैसे बेल द कैट, तो बिल्ली गले में घंटी बांधना, तो इसका मतलब थोड़ी असली बिल्ली गले में घंटी बांध देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करें, कॉम्प्रीहेंशन, तो इसके लिए देखो पैसेज आता है पेपर में, पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS, ये होता है कॉम्प्रीहेंशन, है ना। तो पैसेज के लिए आप क्या करो, एडिटोरियल पढ़ सकते हो, या फिर मान लो एडिटोरियल की जगह इंग्लिश बुक पढ़ने की आदत डालो। इंग्लिश बुक, इंग्लिश स्टोरी, कमेंट्री, कुछ भी मतलब इंग्लिश में पढ़ो तो आपका पैसेज वहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। कमेंट, वैसे जो मोस्टली SSC में मेंस में पैसेज आते हैं ना वो एडिटोरियल के ही आते हैं। कोई भी एक एडिटोरियल डाल देंगे और उसमें फिर क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा स्टोरी का रहता है और 2 थोड़ा सा अच्छे रहते हैं। एक तो बहुत सारा रहता है जिसमें स्टोरी कुछ दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे 3-4 क्वेश्चन। 2 थोड़ा सा अच्छे रहते हैं एडिटोरियल वाले। अच्छा, क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि पैसेज देंगे और 5 जगह ब्लैंक कर देंगे, वो बताना होगा आपको कैसे भरेगा। तो क्लोज टेस्ट जो है वो ग्रामर की मदद भी ली जाती है, ग्रामर, वोकैब और थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स आपकी कैसी हैं। तो इस तरीके से इसको क्लोज टेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका करीबी से टेस्ट हो जाता है इंग्लिश का। और PQRS में पी को कैसे अरेंज करना, PQRS, तो इसके भी बहुत सारी जुगाड़ें होती हैं। इसको भी ग्रामर से कर सकते हैं, बाकी इसमें सेंस लगाना पड़ता है, सेंस, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। बाकी इंग्लिश जिनकी अच्छी होती है उनको तो इन सब में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, वो तो आराम से चीज़ें कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये था इंग्लिश का थोड़ा सा ओवरव्यू। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता है 15 मिनट, 2 घंटे होने के बाद 15 मिनट का उसमें क्या होता है, कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, क्वालिफाई करना कंपलसरी है भाई। ये आपको कंपलसरी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको हायर पोस्ट चाहिए तो उसके लिए 27 प्लस मार्क्स होने चाहिए और लोअर पोस्ट के लिए 18 प्लस। अगर मान लो आपके 17 मार्क्स आए तो आपको कोई भी पोस्ट मिलेगी ही नहीं। तो कंप्यूटर में पास होना बहुत जरूरी है और इतना कठिन भी नहीं है। MS ऑफिस आता है, नेटवर्क आता है, इंटरनेट आता है, कुछ फंडामेंटल्स आते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है ना। नेटवर्किंग के बारे में पूछ लेंगे, है ना, वही सब चीज़ें हैं। MS ऑफिस के बारे में पूछ लेंगे, एक्सेल, MS वर्ड, PPT, कोई शॉर्टकट्स पूछ लेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इतना कठिन भी नहीं है, आप पढ़ लोगे। स्टडी फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर बुक्स, कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स लिखे हों। बाकी जब डिटेल वीडियो में पूरा डिस्कस कर दूंगा कि देखो इसके अच्छे सोर्सेज यूट्यूब पे भी हैं। यूट्यूब पे 1-2 मैडम्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। आप सर्च करेंगे कंप्यूटर सिलेबस फॉर SSC CGL या CGL तो आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट हो जाएगी यूट्यूब पर। तो बस उतना भी पढ़ लो, उतना भी काफ़ी रहता है। और जो PDF वहाँ पर दी गई है वो भी आप पढ़ सकते हो, है ना। प्रैक्टिस कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट, और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे जो मॉक देते होंगे तो कंप्यूटर अवेयरनेस का उसमें भी सेक्शन होता है, तो कंप्यूटर के भी मॉक देने हैं आपको। और कीबोर्ड शॉर्टकट तो मैंने आपको बता ही दिया कि भैया Ctrl+C, Ctrl+V इन सबसे क्या होता है ना। तो इस तरीके से आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि 1.5-2 घंटे बाद मेंस देने के बाद टाइपिंग होता है आपका, टाइपिंग टेस्ट। तो आपको पता है कि इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन करने होते हैं, टाइम होता है 15 मिनट।
ये सिर्फ एसएससी की बात कर रहा हूँ, है ना। और सीजीएल में 10 मिनट में ही टाइप करना होता है 1750 की डिप्रेशन। तो आप ये देखो इधर पे जो स्पीड रिक्वायरमेंट होती है वो 27 वर्ड पर मिनट की होती है, और सीएचएसएल में अगर हम बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट की होती है। और डीईओ पोस्ट होती है इसमें, डीईए डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 50 की स्पीड लगती है, 45-50 स्पीड, ठीक है। तो आप ये देखो सीजीएल की अगर आपको कोई भी पोस्ट चाहिए तो आपको 27 की स्पीड मिनिमम होनी ही चाहिए, अगर सीएचएसएल की चाहिए तो आपको 35 की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए। और ये स्पीड कब आएगी, जब आपकी इससे ज़्यादा होगी। रियल में आपकी इसमें 30 स्पीड होगी, 30-32, तब जाके आप एग्जाम में हो सकता है घटर पटर के चक्कर में 27 की स्पीड आपकी एवरेज आ पाए। 5% इधर ही यूआर कैटेगरी के अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। 6% इधर हो गया तो आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो आप ये देखो प्रैक्टिस इसके लिए क्या करना है कि जो भी बच्चों को टाइपिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है वो 30 आधा घंटे तो कम से कम टाइपिंग के लिए दी, क्योंकि अगर यही पास नहीं हुआ ना, यही पास नहीं हुआ तो प्री मेंस और ये सब दुनिया भर का पढ़ रहे हो, कोई मतलब ही नहीं रहा। कंप्यूटर और टाइपिंग इसलिए भाई कभी कभी एकदम क्रिटिकल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं उन्होंने 344 या 345 मार्क्स स्कोर किया था, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल था। एक तो 370 वाला या 365 वाला बंदा था ऐसा जिसने कंप्यूटर में मात्र 17 नंबर स्कोर किया था, तो वो फेल हो गया, उसे कोई पोस्ट ही नहीं मिली, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी, कंप्यूटर और टाइपिंग, है ना। टाइपिंग ट्यूटर आप टाइपिंग मास्टर यूज़ कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर। और एक आता है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, सोनी टाइपिंग ट्यूटर एकदम फ्री है, इनमें 30 आपको मिल जाएंगे, उनका ही बस प्रैक्टिस कर लो, बस पेपर निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। टाइपिंग मास्टर से आप पहले की सीख लो और फिर सोनी टाइपिंग मास्टर पे आप क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बस इतनी स्पीड आपको 27 वो चाहिए, 27 और 35 मैंने आपको बता ही दिया, है ना। फोकस एंड एक्यूरेसी देन स्पीड, तो आपको सही सही पैसेज टाइप करते जाना है, बस इतनी सी बात है। और मॉक एनवायरनमेंट में करना, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सॉन्ग लगा लो। सॉन्ग कौन सा, टाइपिंग वाला, यूट्यूब पे मिल जाएंगे टाइपिंग नॉइस करके, टाइपिंग नॉइस। उसी माहौल में आप क्या करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे इतना इजी, मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। 30 मिनट अगर आप पर डे करोगे तो लगभग 1 महीने में आपकी स्पीड आने लगेगी 30, 32, 35, ठीक है। तो सीएचएसएल के लिए थोड़ा सा अच्छी मेहनत करनी होती है, सीजीएल के लिए 27 सफिशिएंट है, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी आपको मैंने बता दिया, टाइपिंग का भी बता दिया। अच्छा, डेली रूटीन हमारे क्या रहनी चाहिए, मान लो हमने मैथ्स कवर कर ली अपनी पूरी, तो मैथ्स आपको फिर 2 घंटे पर डे लगानी ही लगानी है। 2 घंटे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसमें 50 से 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये स्ट्रेटजी होती है। रीजनिंग को आप 1 घंटे भी दे देंगे तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी आपके एनालॉजी है, ऑड वन आउट है ना, और फिगर काउंटिंग है ना, फिगर काउंटिंग, सीरीज़ है, सीरीज़, तो ये सब प्रैक्टिस आपको करने हैं जो वैसे सवाल है। और एनालिटिकल की भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, कथन कारण, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि बुक आप तो आपको डेली याद करनी ही है ना। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, डेली आपको ब्लैक बुक से पढ़ना ही पढ़ना है। और साइनो एंटो याद करते रहो, तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के साइनो याद कर रहे हैं, नहीं, हर वर्ड का आपको मीनिंग याद करना है, मीनिंग। जैसे आपको पता है रिच मने अमीर, पुअर मने गरीब, तो आप एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, ये वर्ड याद करोगे। एफ्लुएंट मने अच्छा, प्रॉस्परस मने अमीर, अच्छा, तो ऐसे याद करोगे तो अच्छा रहेगा। अब अगर रिच के फिर 10 याद कर रहे हो तो फिर उसमें दिक्कत रहेगी, है ना। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता तो पेपर में वैसे ही हो जाएगा। और एसएससी में क्या है कि वही रिपीट करता रहता है, वही रिपीट, बस इसमें आपको PYQs ही करने हैं बुकैब में, प्रीवियस ईयर बुकैब। एसएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए 20 वर्षों के बुकैब, बस 20 वर्ष 10 वर्ष वही रिपीट हो जाएगा, वही आएगा ही। और जीएस में भी आपको देखो, जीएस एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता है इसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं, इसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं, इसमें हम फुल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जीएस में थोड़ा सा करना डिफिकल्ट काम रहेगा, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं कि एसएससी क्या पूछ रही है। एसएससी 2-3 साल से वैसे भी बहुत अजीब सा पूछ रही है, जो पढ़ोगे वो आएगा ही नहीं, है ना। तो आपको बस इसको लिमिटेड टाइम देना है, पॉलिटी पूरी रट लेना है, पॉलिटी पूरी रट लेना, और इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजनाएं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको निपटा देना है, जीडीपी से रिलेटेड। बाकी आपको फिर ज्योग्राफी में आना है, ज्योग्राफी में आपकी जितनी भी क्रांतियाँ हैं उनको निपटा दो, और मिट्टी से रिलेटेड सवाल, फसलों से रिलेटेड सवाल हैं उनको निपटा, नदियाँ हैं, मतलब प्रवाह तंत्र जो है उनको निपटा दो, है ना। भारत की सीमाएँ, ये सब आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ये तो सब आपको करनी है। और आपको मैंने कंप्यूटर टाइपिंग का बता दिया कि कंप्यूटर आप किसी भी बुक से या यूट्यूब में कोई भी प्लेलिस्ट डाल के वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, और टाइपिंग के लिए आपको आधा घंटा देना ही देना है ना। और 1 वीक में आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाते रहें पर डे, उससे आपका क्या है, एनालिसिस होता रहेगा तैयारी का, एनालिसिस होता रहेगा तैयारी का कि भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। और डेली आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसका एक टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलिव बोर्ड है, तो इनमें आप टेस्ट जाके मॉक दे सकते हैं। इसमें मतलब कोई दिक्कत वाली, टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं, तो टॉपिक पढ़ो, दे दो, है ना। तो अब देखो जनरली मिस्टेक लोग क्या करते हैं, मिस्टेक ये करते हैं कि इग्नोरिंग बेसिक्स पता नहीं है, और फोकसिंग ऑनली ट्रिक्स। ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड ही करनी है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ट्रिक्स के भरोसे बैठे हो और पता चला एसएससी मेंस देने चले गए, भाई वहाँ से निराश होकर ही आओगे। पहली बात तो प्री दे के निकल जाओ तो भी बहुत बड़ी बात है, अगर आपको सिर्फ ट्रिक्स से आती हैं तो, है ना। सिर्फ ट्रिक्स आती तो प्री ही नहीं निकलेगा। लैक्स ऑफ रेगुलर रिवीजन, तो मैंने आपको बताया आप कुछ भी पढ़ो, रिवीजन इज मस्ट। मतलब मैं आपको बताऊं मेरे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, तो वो इसी का है। मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा इतनी नहीं आती है कि मैं बहुत पूरा जीएस रटे बैठा हूँ, पूरा इंग्लिश नहीं, लेकिन मुझे जो आता है उसका मैंने रिवीजन कईयों बार कर रखा, हज़ारों बार रिवीजन कर रखा होगा। कभी भी पढ़ने बैठे तो अपना प्रीवियस जो आ रहा है उसको तो रिवाइज करना ही करना है, उसके बिना तो हम आगे की स्टडी कुछ करेंगे ही नहीं जब तक हमने पुराना रिवाइज नहीं किया। क्योंकि हम पढ़े जा रहे हैं, अगर हम पीछे का सब भूलते जा रहे हैं तो आगे पढ़ने का क्या मतलब है, पहले वही पढ़ लो,
है ना। तो इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो भाई, तो बस सबसे बड़ी चीज़ जो है वो रिवीजन की है। मतलब मेरा ये मानना, मैं तो मैथ्स भी रिवाइज करता था, मुझे पता है प्रॉफिट लॉस में 20 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाना है ये मैं याद करता था बैठ के, समझ रहे हो। इतना मतलब रीजनिंग में भी कौन से कितने पैटर्न होते हैं, नंबर सीरीज, एनालॉजी, कितने क्या पैटर्न बन सकते हैं, उनको लगाने की कोशिश करना, उनके नोट्स बनाना, तो ये मुझे मजा आ जाता है उन सब चीज़ों में। नॉट एनालिसिस मॉक टेस्ट, बच्चे मॉक, लोग क्या करते हैं मॉक दे देंगे, देख लिया आज 140 मार्क्स आए, देख लिया आज 130 मार्क्स आए, अरे यार आज तो दिमाग खराब हो गया 110 ही मार्क्स आए। तो इन सब चीज़ों से ऐसे कुछ नहीं करना, 130 आए तब भी सही, 110 आए तब भी सही, 140 आए तब भी सही, 160 आए तब भी सही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस, आपको उसको एनालाइज करना है ना। एनालिसिस अगर नहीं किया आपने, एनालाइजिंग नहीं किया तो कोई मतलब नहीं उस मॉक का। तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, चाहे भी कितने भी मार्क्स आए। अगर आप सोचो कम मार्क्स आते तो ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि आपके ज़्यादा सवाल गलत हुए तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। अब इसका ये मतलब मत समझ लेना कि हर बार मुझे गलत ही करना है, नहीं भाई, धीरे धीरे तो स्कोर बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। ओवर फोकसिंग होना वन सब्जेक्ट, कभी भी ऐसा मत करना कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए, एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए होगे तो फिर मास्टर बन जाओगे आप उसी सब्जेक्ट के, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। और मास्टरों में अब आजकल बहुत कंपटीशन है, मास्टर बनना भी आसान काम नहीं है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक सब्जेक्ट में नहीं ऑल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। और जिन बच्चों की टाइपिंग और कंप्यूटर कमजोर है, मैं बार बार उनसे यही कहूँगा कि भैया टाइपिंग और कंप्यूटर को तो आप कभी मत छोड़ो भैया, अगर वो ही नहीं हुआ तो फिर क्या ही हो पाएगा। अब डीमोटिवेटेड मत हो कि भैया एसएससी में बहुत कंपटीशन है, एसएससी में नहीं हो पाएगा, हमारे भैया 10 साल से तैयारी कर रहे थे, गंजे हो गए, टकले हो गए, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो, अगर ऐसे लोग आपके पास रहेंगे तो फिर तो आपका कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। लोग बताएंगे अरे मुखर्जी नगर में लोग रटे बैठे हैं, भूखा पूरा रटे हैं तब भी नहीं हो रहा, इतना भी कुछ नहीं है। लोग रूम में बैठ के अच्छे से बैठ के आराम से पेपर दे के निकाल रहे हैं, है ना। कहीं जा भी नहीं रहे हैं, आराम से यूट्यूब से पढ़ लिया, बुक्स पढ़ ली, इतना कोई जरूरत नहीं है आजकल दिल्ली विल्ली जाने का। फाइनल टिप्स फॉर सक्सेस, मतलब कि आपको एग्जाम निकालने के लिए फाइनल टिप्स मेरी तरफ से क्या है कि स्टे डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड। जो आपको गुमराह कर रहे हैं लोग एसएससी में इतना कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा, रिपीटर्स होते हैं, घूस चलती है, ये होता है। मैं मानता हूँ कि एसएससी में चलो बहुत सारे स्कैम लास्ट ईयर से हम लोग देख रहे हैं। लास्ट ईयर से क्या, एसएससी का तो शुरू से ही वही काम है, 2013 का ले लो, फिर 17 का ले लो, कहीं का भी ले लो कोई भी एग्जाम, है ना। तो कहीं ना कहीं पंगे एसएससी में रहते ही हैं। तो मोटिवेटेड आपको रहना, और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ अच्छा ऑप्शन है एसएससी के अलावा तो आप वो करिए ना। अगर आपको ऑप्शन नहीं है ना, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एसएससी है, तो आप फिर बाकी चीज़ों से मतलब एसएससी से डिमोटिवेटेड क्यों होना, मोटिवेट रहो भाई, क्योंकि अब ऑप्शन है ही नहीं। जब आपके पास एसएससी से कुछ अच्छा करने के लिए, तो एसएससी में बिल्कुल मत आओ। एसएससी इतना भी कुछ नहीं है कि भाई इसमें बहुत कुछ चीज़ें, नहीं भाई, ऐसा भी कुछ नहीं है, जिंदगी नहीं है एसएससी। अगर आपके पास अच्छा कुछ एसएससी से करने के लिए तो ऑब्वियसली आप उसी साइड जाओ, इसको मत करो। जब आपके पास कुछ नहीं है, मिडिल क्लास से हो भाई एकदम, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पैसा चाहिए और स्किल कोई है नहीं, तो क्या करें, तो थोड़ा सा आप 10th लेवल तक की इसमें पढ़ाई होती है, वही आपका प्रॉफिट लॉस, वही सब पूछा जा रहा है, वही आपको पढ़ के यहाँ पे आना है और अपना प्रैक्टिस करके अच्छे से सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है। बाकी आपको स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान करना है। हार्ड वर्क तो भैया करने वाले लोग डले हैं, उन्हें 10 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, उनके बाल गंजे हो गए, वो टकले हो गए एकदम, बाल गंजे हो गए। तो ऐसा नहीं करना आपको, स्मार्ट वर्क करो कि भाई जल्दी जल्दी जो भी टॉपिक है उनको निपटाओ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं। अब जिस पे मान लो लीस्ट वो है, जैसे मान लो करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स के भैया 5 क्वेश्चन आने हैं, अब लगे पड़े हो उसको 4 घंटे तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो दिन में, तो भाई सिलेक्शन तुम भूल जाओ, नहीं हो पाएगा। जैसे तुम यूपीएससी दे रहे हो भाई, कुछ दे रहे हो कि भाई जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि आसपास क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। इसमें तो क्या है 4-5 क्वेश्चन पता नहीं कौन से आएंगे, वो भी तुमने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, कौन से साल का पूछ लेंगे। तो भाई वो है कि आप इसको बस एक आती है भाई, मैं बता रहा हूँ कि 15-20 क्वेश्चन डेली के आप देखते रहो, कोई मैगजीन पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, बस उतना ही करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी करने में दुनिया भर का हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं भाई। फोकसिंग ऑन वीक एरिया, जैसे आपको पता चला कि जैसे कि मेरे केस में मेरा थोड़ा सा इंग्लिश और जीएस वीक था, तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा, और जैसे मैं इंग्लिश में मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 135 में मेंस में मार्क्स हैं, तो वही चीज़ है, इंग्लिश को आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होंगे। जीएस का कुछ अनप्रेडिक्टेबल है कि भाई कभी ज़्यादा आ जाएंगे, कभी कम आ जाएंगे, तो उसमें आपको पूरा बेसिक कंप्लीट रखना है कि भाई ज्योग्राफी में इतना पढ़ लिया मैंने, फिजिक्स में इतना पढ़ लिया, बायोलॉजी मुझे इतनी चीज़ें पता है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर करनी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस लूसेंट को आपको याद करना, लूसेंट याद कर ली फिर तो मतलब कोई एग्जाम नहीं बचेगा, है ना। उसमें इतना सारा कंटेंट है कि आपको जीएस से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पूरी पढ़ ली। लोग पढ़ ही नहीं पाते उसको, है ना। स्टे अपडेटेड विद एग्जाम नोटिफिकेशन, मतलब आपको इतना तो अपडेट रहना ही है, कब एग्जाम होने वाला है, कब डिले है, कितना टाइम, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और आजकल इतने टेलीग्राम चैनल है कि आपको पर्पल के अपडेट ओवर अपडेट कर देंगे, ठीक है। एसएससी तो नोटिफिकेशन आने से पहले बता देंगे कि भैया नोटिफिकेशन आने वाला है। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो और बाकी सक्सेस तो आपको मिल जाएगी। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तभी आप एसएससी में निकल पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, मैं कह रहा हूँ एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम आप पे भरोसा कैसे करेगा। आप खुद पे एक बार कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ें एकदम आसान होती जाएंगी। कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ गया, ये बातें कोई बताएगा नहीं, कॉन्फिडेंस अगर एक बार आ गया तो आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, आपके लेवल का आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ तो आपका एग्जाम को क्लियर हो जाएगा। जैसे एसएससी का एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया एसएससी का, तो आप किसी भी एसएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, आपका क्लियर हो ही जाएगा। जितनी बार बैठोगे उतनी बार क्लियर होगा, ठीक है। तो बस वही है कि अपने आप को भटकाएं नहीं, फोकस रखें कि भाई हाँ हमें एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है,
एसएससी सीजीएल से कोई एक पोस्ट लेनी है और अपने घर में थोड़ा सा रिस्पेक्ट पानी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट पानी है, पैसा अच्छा पाना, सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि भाई आप प्राइवेट की तरह देख लो कि प्राइवेट में एकदम पैकेज अच्छा है लेकिन इतना प्रेशर दिए जा रहे हैं। तो भाई अगर आपकी ज़िंदगी में इतना प्रेशर है तो पैसे का करेंगे क्या? अल्टीमेट तो हमें बैलेंस चाहिए ना लाइफ, कि भाई हमारे पास पैसा भी बैलेंस हो और हमारे पास सुकून भी बैलेंस हो। तो ऐसा होना चाहिए, दोनों चीज़ें, ये नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा है या सिर्फ सुकून, नहीं, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। और अपने आप को पॉजिटिव रखें कि भाई ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें, कि कोई भी कुछ भी कह रहा है लोगों की बातों पे ध्यान मत दें, है ना। और आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं हर स्लाइड्स में। और बाकी जो आप जो कह रहे हैं कि सर मैथ्स का अलग स्ट्रेटजी वीडियो बना दो, मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना, तो रीजनिंग का और इंग्लिश का और जीएस के भी बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा कहाँ से कैसा पढ़ना है। तो आप ये देखो, मैथ्स में अर्थमेटिक एडवांस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसकी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। प्रॉफिट लॉस जो भी है, एक पूरा सिलेबस आपको दिखा देंगे कहाँ से क्या करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। रीजनिंग में कितनी चीज़ें लास्ट ईयर पूछी गई हैं, कितने क्वेश्चन कितने पे आपको क्या ध्यान देना है, उसका पूरा एनालिसिस आपको रीजनिंग वाली वीडियो में मैं दे दूंगा। इंग्लिश में मैं आपको बुक सजेस्ट कर दूंगा, बाकी आप बुक पढ़ लेना, एक बार कंप्लीट कर लेना सिलेबस, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करना। और जीएस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लूसेंट पढ़ सकते हो, बाकी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ और डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये है आज के सेशन का अंत। उम्मीद करता है आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, माइंड सेट, कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया टाइपिंग और कंप्यूटर भी है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं है आपकी तैयारी का। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, है ना, ये मेरा ही चैनल है, अपना ही है। तो आप देखो इसमें फुल रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, और प्रॉफिट लॉस, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर, एनालॉजी के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, अच्छे, वो मैं यहाँ पे आपके लिए डाल देता हूँ ताकि आप क्या करें, पेपर टाइम में रिवीजन कर पाएँ। और इसीलिए मैंने इसको क्या शॉर्ट्स फॉर्म में बनाया, शॉर्ट्स बनाए हैं इसके। शॉर्ट्स बना के क्या बना दिया, प्लेलिस्ट बना दी। जैसे मान लो आप पेपर देने जा रहे हैं तो बस में है, ट्रेन में है, तो आपके पास क्या है, बुक तो लेके जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, तो आपको रील्स देखने का वो हो रहा है, तो आप रील्स में क्या करें, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट खोल लें। इसमें 100 सवाल होंगे, तो 100 सवाल करने का मतलब आपका फुल रिवीजन। 100 सवाल अगर आपने कर लिए तो इसका मतलब आपने फुल रिवीजन कर लिया। ऐसे ही जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है वो चैनल आप खोल सकते हैं जाके, उसकी प्लेलिस्ट और पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू।